तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, फिर हम लोग लेक्चर को आगे लेकर बढ़ेंगे और इसी के साथ में फिर आगे हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज है संडे, संडे को थोड़ा सा फंडे के साथ में स्टडी डे भी बना लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संडे को भी थोड़ी सी पढ़ाई हम लोग को कर लेनी चाहिए ताकि चीजें जो है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ती रहें। तो बात की जा रही है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के बारे में। तो इसको राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अगर हिंदी में इसके बारे में बात करूं, कई सारे बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा कोशिश करो कि हिंदी में भी चीजें हो जाएं। तो देखिए कंप्लीटली पीपीटी को हिंदी में कन्वर्ट करना तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश ये करूंगा कि जहां पर भी कोई शब्द ऐसे आएंगे जो कि लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, उनकी मैं कोशिश करूंगा कि उसका हिंदी मीनिंग ऐड कर दूं। ठीक है, यानी कि वोकैबुलरी आप लोगों को 1 तारीख से काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, ताकि आप लोग प्रॉब्लम फेस न करें हिंदी को और इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, तो एक तरीके से बाइलिंगुअल लेक्चर ये हो जाएगा। अगर रिवीजन भी करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के बारे में, जिसको राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो डे है ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 30 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज क्या है कि हम लोग को बढ़ावा देने की बात की जाती है, समर्थन करने की बात की जाती है, प्रमोट करने की बात की जाती है जो भी छोटे उद्योग होते हैं उनको। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में प्रोवाइड किया जाता है असिस्टेंस, ताकि जो इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में उनके लिए फाइनेंस मिल सके और वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर हमारी कंट्री में चल सके। क्योंकि अगर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, वो 40% टोटल गुड्स और सर्विस जो है वहां से निकल कर आती है। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विस का जो सामान एक तरीके से जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है हमारी कंट्री की गिनों में 40% जो है वो ये छोटे छोटे उद्योग से निकल कर आती है। और गुड्स और सर्विस को हिंदी में बोलेंगे वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं, उसका टोटल जो 40% हमारी कंट्री में छोटे उद्योग से निकल कर आते हैं। तो एक हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कहीं ना कहीं चीजों को और ज्यादा अच्छे से करने की, और इसी के चलते लोगों को और ज्यादा यहाँ पर जॉब मिलेगी और ज्यादा काम मिलेगा। ये भी इसका बेसिक पर्पज रहता है। ठीक है, तो ये जो डे है यहाँ पर ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर जिसके चलते यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस। क्या होता है ये? डिसअपियरेंस का मतलब होता है एक तरीके से गायब कर देना। कुछ ऐसे विक्टिम हैं आज के डेट में, इनके पीड़ित हैं जिनको किसी न किसी रीजन की वजह से सोसाइटी में जो काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अपहरण हो गया, ठीक है, इसी के साथ में गिरफ्तारी होगी, कई बार मार के फेंक दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तमिलियन कम्युनिटी की, जो कि आज की डेट में श्रीलंका में रहती है, उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसअपियर हो गए थे जब सिविल वॉर चल रही थी, आज तक भी उनके बारे में नहीं पता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर जो इस तरीके के लोग हैं उनको ताकि कोई दिक्कत न फेस करनी पड़े यहाँ पर, तो ये अगस्त 30 को डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनके बारे में भी कोई बात करे। मान लीजिए एक घर में एक ही कमाने वाला है, उसके माता पिता हैं, बीवी बच्चे हैं, और वही पर्टिकुलर पर्सन जो है वो गायब हो गया, उसको अब्डक्शन कर लिया, अपहरण कर लिया या मार दिया, कुछ ऐसी एक्टिविटीज इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिंदा है कि मर गया है। तो वो जो सारी चीजें होती हैं उसके चलते कम से कम उस परिवार के ऊपर दिक्कत न पड़े, वो परिवार जो है वहां उस परिवार को सारी चीजें ढंग से मिलती रहे। तो ये बेसिक पर्पज रहता है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पर ग्रोइंग नंबर ऑफ जो रिपोर्ट्स हैं आज के डेट में, इसके बारे में बात करें, बहुत ज्यादा हरास किया जाता है इस तरीके जो लोग रहते हैं उनको, यानी कि उनकी जो फैमिली रहती है उनको भी बहुत ज्यादा हरास फेल करना पड़ता है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, कोई हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती है, यानी कि सारी प्रॉब्लम उनके सामने निकल कर आ जाती है। तो उसको भी रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाती है ताकि कम से कम फैमिली जो है वो तो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से लीड कर सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये डे है जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स, यानी कि पीड़ित, इन फोर्स डिसअपियरेंस, तो यहाँ पर ये जो गायब किया जाता है फोर्सफुली, उसके चलते यहां पर चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 30 अगस्त को डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। न्यूज है आप लोगों के सामने, काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, कुछ बातें यहां पर इंटरेस्टिंग जानेंगे। आप लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा। कोल्ड वॉर जो थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ करती थी। उस टाइम पर जो यूएसए और यूएसएसआर थे एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे, पर लेकिन फिर आगे चल के यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कई सारी नई नई कंट्री निकल कर आई। तो जो कई सारी नई नई कंट्री यहां पर निकल कर आई उसमें से एक कंट्री बेलारूस भी थी। जब बेलारूस कंट्री यहां पर निकल कर आई तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर पावर में आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नाम आप लोग याद रखेगा, ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये बेलारूस के एक तरीके से ऑथोरिटी लीडर या फिर प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं। फिलहाल क्या हुआ, अभी यहां पर इलेक्शन हुए और फिर से यही जीत कर आ गए।
यानी कि ये पर्सनैलिटी जो है 1994 से यहां पर पावर में है। टोटल मिलाकर 2020 की बात करें तो 26 साल से यहां पर ये बेलारूस के ऊपर रूल कर रहा है। बेलारूस जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर आप लोग उसको मैप में देखना चाहेंगे इंडिया के कंपेयर में तो आप लोगों को बेलारूस देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और यहां से ये हो गया बेलारूस, ठीक है। तो ये कंट्री है बेलारूस जिसमें यूरोप के अंदर है, वो यूरोप जो कि सबको बोलता है डेमोक्रेटिक एक पैटर्न होना चाहिए, पर लेकिन वहां पर एक कंट्री ऐसी थी जो डिक्टेटरशिप फॉलो कर रही है काफी लंबे समय से, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको लिथुविया, रसिया, लिथुआनिया, इसी के साथ में ये भी रसिया का ही पोर्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर पोलैंड, यूक्रेन, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये कंट्री टच करती है, इधर हो गया बाल्टिक सी। तो ये पर्टिकुलर एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, इस कंट्री के जो डिक्टेटर हैं फिलहाल अभी इलेक्शन की वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गए हैं, तो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ पर पावर में नहीं रहना चाहिए। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, बेलारूस यहाँ पर एक नया नेशन निकल के आया और पहले प्रेसिडेंट बने 1994 में, और तब से लेके आज तक का ये कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के रूप में भी यहाँ पर इनको जाना जाता है। कई सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं कि यूरोप का सबसे लास्ट डिक्टेटर है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है। तो आज की डेट में भी यहाँ पर ये अपने आप को इस तरीके से लेके चलता है कि बस इसी के अंडर में सारी चीजें रहें। एक तरीके से पुअर ह्यूमन राइट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं ज्यादा उठा सकते यहाँ पर। तो बेलारूस में ये सिचुएशन देखने को मिलती है, पर लेकिन फिलहाल काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यूरोप का जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ था वो नॉर्मली जो टाइम प्रोसीजर माना जाता है, तो 1988 से ये डिसइंटीग्रेशन चला था, और 1991 में यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिली कि डिसइंटीग्रेशन फिर यहाँ से कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। तो कई सारी कंट्री यहाँ पर टाइम टू टाइम बाहर निकल कर आई। तो बेलारूस भी यहाँ से न्यूज में, तो बैकग्राउंड की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर याद रहेगी तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की साइड से, जिसको पीएमओ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसके द्वारा भी एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में और लॉ मिनिस्ट्री के साथ में, जिसमें यह बोला गया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कॉमन इलेक्टोरल हो सके इलेक्शन जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट या फिर लोकसभा के। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि आज की डेट में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जो लिस्ट होती है कि कौन कौन वोटर लिस्ट में यहाँ पर लोग हैं, किस किस के नाम है, तो जब स्टेट के इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो कई बार वो वोटर लिस्ट अलग नजर आती है, नेशनल लेवल के कंडक्ट कराया जाए तो अलग नजर आती है, पंचायत लेवल के कंडक्ट कराए तो अलग नजर आती है, जबकि ये लिस्ट जो है वो एक ही होनी चाहिए क्योंकि लोग तो वही है ना। तो इसलिए एक लिस्ट कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन लेवल की लिस्ट हो हमारी कंट्री में। तो उसी के चलते पीएमओ के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारे जो राज्य हैं हमारी कंट्री में, अगर उनके बारे में बात करें जहां पर पंचायत और इसी के साथ में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जब कंडक्ट कराए जाते हैं तो अलग अलग आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसी को कॉमन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर बात करें दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। सबसे पहला है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो कंडक्ट कराता है स्टेट लेवल पर। तो जो दोनों कंडक्ट कराते हैं उनका अलग अलग एरिया है। तो हमारी कंट्री में जो सिंगल वोटर लिस्ट की बात की गई थी, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आज की जा रही है। लॉ कमीशन के द्वारा भी यहां पर जब 255वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 2015 में, उसके द्वारा भी यहां पर बात की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर बोला गया था 1999 में, 2004 में, कि हाँ इस तरीके से कम कॉमन सिंगल लिस्ट होनी चाहिए, अलग अलग वोटर नहीं, इस तरीके से वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, लोकल बॉडी के जब इलेक्शन होते हैं तो इस लिस्ट को यूज करते हैं, पर लेकिन कई सारे राज्य अभी भी यहां पर इस चीज को इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज क्या रहता है, बेसिक पर्पज ये है कि फालतू में टाइम वेस्ट न हो, एक ही कॉमन लिस्ट हमारी कंट्री में अगर आ जाए तो वो सबसे बेटर रहेगी, तो उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बने तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो क्या है यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो 25 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री में फॉर्म की गई थी। 25 जनवरी 1950, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये एक आर्टिकल जो कि 324 है, इसके तहत इसको पावर दी गई है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से हमारी कंट्री में ये काम करती है।
अगर आप लोग बात करें इसकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम के बारे में, तो जैसे जुडिशरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसी कैटेगरी में यहां पर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, जिनको नॉर्मली 4 वॉच डॉग के नाम से भी हमारी कंट्री में जाना जाता है। यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जुडिशरी और इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बात की जाए तो 25 जो हमारी कंट्री में नेशनल वोटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इस दिन यहां पर हमारी कंट्री में ये फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आज के डेट में सुनील अरोड़ा साहब हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजीव कुमार, और इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये है सुशील चंद्रा। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, इलेक्शन कंडक्ट कराने की जब बात की जाती है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल लेवल की बॉडी। ठीक है, बाकी अगर स्टेट के बारे में बात करें तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के सिस्टम कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, आप लोग ये बताइए, हमारी कंट्री में, मैंने अभी यहां पर असेंबली के बारे में बात किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद जिसको आप लोग बोलते हैं, तो विधान परिषद के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? पहला तो बात ये बताना है। दूसरा, हमारी कंट्री में कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद आप लोगों को देखने को मिलता है? तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो इलेक्ट्रोल जो यहां पर तैयार किया जाता है, यहां पर इलेक्ट्रोल रोल रहता है, तो इसको यूज करने की बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्ट्रोल फॉर द लोकल इलेक्शन, तो यहां पर अगर सेंट्रल लेवल के तैयार हो जाता है इस तरीके से, तो वही इलेक्ट्रोल हम लोग यूज कर पाएंगे। स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है यहां पर वो गवर्न किया जाता है सेपरेट एक्ट के द्वारा, यानी कि ऐसा नहीं है कि वहां पर भी सेंटर का लॉ चलेगा, नहीं, वहां पर स्टेट के हिसाब से काम चलेगा। तो ये भी कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग चीजों को ढंग से समझ पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये जो न्यूज़ है सुनने में थोड़ी सी अटपटी आप लोगों को भी लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, एक होती है इलेक्टेड बॉडी और एक होती है अपॉइंटेड बॉडी। तो इलेक्टेड कौन होती है? जिसको जनता के इलेक्शन के द्वारा वोट मिलती है, वो इलेक्टेड बॉडी होती है। तो उसके हाथ में ज्यादा पावर होनी चाहिए, या फिर अपॉइंटेड बॉडी के हाथ में ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो उसमें एक रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो समझ लेते हैं क्या बात की जा रही है। हमारी कंट्री में आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी में जो सबसे नई यूनियन टेरिटरी अभी देखने को मिली है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और इसी के साथ में लद्दाख। तो लद्दाख में एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जिसमें इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, वो कंप्लीटली सेंटर के अंडर में रहेगी। पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो पौंडीचेरी और दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी है, जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं। एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की जा रही है ये यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को। पर लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अब तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी लंबे समय से कोई भी इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, यहां पर अपॉइंटेड अथॉरिटी काम कर रही है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर हम लोग जो फंक्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, एलजी के जो फंक्शन होते हैं उनको डिफाइन किया गया है, ये किस तरीके से काम करने वाला है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है एलजी के, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर सबसे पहले तो बात करते हैं पुलिस, यानी कि जो पुलिस होती है, पब्लिक ऑर्डर जो होता है, ऑल इंडिया सर्विस जो होती है जैसे यूनियन टेरिटरी की सर्विस, इसी के साथ में एंटी करप्शन जो बॉडी होती है वो सारी किसके अंडर में रहेगी? वो अंडर में रहेगी एलजी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में। पहली बात, चीफ मिनिस्टर और जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, वे यहां पर इस तरीके से इन सब चीजों में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला गया विल हैव नो से इन देयर फंक्शन, यानी कि इन फंक्शन में कुछ नहीं बोलेंगे। मैटर अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, यानी कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, या बैकवर्ड कम्युनिटी हो गया, ठीक है, तो उसके चलते एसेंशियल रहेगा कि सबमिट किया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर को चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, जो कि यहां पर सूचना दी जाए चीफ मिनिस्टर को भी अगर कोई ऑर्डर इश्यू यहां पर किया जाता है। तो यहां पर भी एक तरीके से अगर कोई बात होगी तो वहां पर भी आप लोग बोल सकते हैं जब एलजी वर्ड यूज किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक तरीके से लीड की जाती है, ये यहां पर सर्विस मैटर जो कि नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, ठीक है, इसी के साथ में जो प्रपोजल होगा टू इंपोज न्यू टैक्स, लैंड रिवेन्यू, सेल ग्रांट, या फिर जो एक तरीके से लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है, वो ये सारी चीजें रहेंगी, वो यहां पर काम कर पाएंगे, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। बाकी अगर दोनों के मैटर में कोई ओपिनियन में कोई डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस जो है, यानी कि मान लीजिए एलजी ने बोला ऐसा होगा और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, यानी कि एक तरीके से बोले जाए तो शॉर्ट फॉर्म में चीफ मिनिस्टर ने बोला ऐसा होगा, अगर 1 महीने तक यहाँ पर दोनों के बीच में रस्साकसी चलती है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है
उसको पावर रहेगी यहाँ पर, उसकी चीजें जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से धूलमित करने वाला है चीजों को। मान लीजिए कल को अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम करना चाहती है और यहाँ पर एलजी को उससे कोई फर्क पड़ रहा है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि इलेक्टेड बॉडी से ज्यादा पावर दे दी गई है अपॉइंटेड बॉडी को। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात यहाँ पर हो गई है। हालांकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे हैं। अगर यहां पर बात करें अगस्त 6 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को चेंज किया गया। जब से इसको आर्टिकल 370 को चेंज किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर में, तब से लेकर अगर आज तक का आप लोग एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो जून 2018, इससे पहले यहां पर एक माहौल बनाया गया था इसको चेंज करने का, तब से लेकर यहां पर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। इसी के साथ में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में, तब से बोला गया यहाँ पर चीजों को आगे चलकर यहाँ पर डीलिमिटेशन किया जाएगा, बताया जाएगा कहां पर क्या पोस्ट आने वाली है, पर अब तक यहाँ पर कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो जून 2018 से 2019 2020 2 साल से यहाँ पर कोई भी इलेक्टेड बॉडी नहीं है। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहाँ पर हमारी कंट्री में 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले एलजी कौन थे और लद्दाख के पहले एलजी कौन है, ठीक है। और ये फिलहाल जो पर्सनैलिटी है ये यहाँ पर अभी इनके नए एलजी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के। तो इन एलजी का नाम भी आप लोगों को बनाना है, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थे। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग को देना है। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। ये हाईवे के इस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी एक ड्राफ्ट ये नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू किया गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक तरीके से जो इक्विपमेंट व्हीकल होते हैं एड्रेस करने के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो भी है, जैसे कि मशीन हो गई यहाँ पर आज के में, ठीक है, जो पब्लिक जैसे कि मशीन जो रन करती है पब्लिक रोड पर या फिर अदर जो व्हीकल होते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एम क्या है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जिसको ASI के नाम से जानते हैं, ASI 160, जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वेरियस सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी कि अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है एक तरीके से जो नॉर्म्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मशीनरी, ताकि इंश्योर की जा रही है हाईवे पे जो सेफ्टी है, क्योंकि हमारी कंट्री में 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं हर साल, जिसमें से 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आज के में हम लोग बात करें, अगर आज के में हम लोग कोविड-19 के बारे में बात करें तो भी इतने लोगों की जान नहीं गई है जितना यहाँ पर ये हर साल इससे चली जाती है जान। तो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता और ये वो प्रॉब्लम है जिनको हम लोग रोक सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से एक तरीके से जो मशीन रहेगी उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्रेवल से रिलेटेड अलार्म्स देखने को मिलेंगे, ऑपरेटर स्टेशन मेंटेनेंस एरिया देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में नॉन मेटेलिक फ्यूल टैंक देखने को मिलेंगे, वाइड ऑपरेटर विजिबिलिटी होगी, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक तरह से इक्विपमेंट और मशीनरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको पूरा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR 1989 के हिसाब से यहाँ पर ये काम किए जाएंगे। यानी कि हाईवेज के ऊपर अगर कोई चल रहा है तो कम से कम वो सेफ फील करे, कोई प्रॉब्लम उसको फेस न करनी पड़े, और कम से कम अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसकी सॉल्यूशन वहां पर निकाले जा सके। ये बेसिक पर्पज इसका यहाँ पर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि किसके द्वारा ये इस तरीके के रूल और रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है सिंगापुर की साइड से निकल के। सिंगापुर और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं, तो 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहां पर अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 ने सबके हाथ बांध रखे हैं, कोई जाकर गले नहीं मिल सकते। पहले सारे प्राइम मिनिस्टर जो थे गले मिलते थे, अब आज के में दूर दूर से राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। को चेयर की गई डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारी कंट्री के अजय कुमार हैं, और इसी के साथ में जो सिंगापुर के जो पर्सनैलिटी है उनका नाम है चेंग हेंग की, ठीक है। तो चेंग हेंग की है यहाँ पर ये, और हमारे हैं अजय कुमार, जिनके द्वारा मिलकर को चेयर की गई। फोकस ये एरिया है यहाँ पर कि जो बायलैटरल जो डिफेंस इंगेजमेंट है दोनों कंट्री के बीच में, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में हम लोग कैसे और अच्छे से काम कर सकते हैं डिफेंस के फील्ड में। और अगर कोई यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिजास्टर रिलीफ की बात की जाती है, यानी कि कहीं पर अगर किसी भी तरीके से सुनामी आती है, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, तो वहां पर दोनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये भी एक रास्ता यहाँ पर खोजा जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर सिंगापुर, तो ये हो गया सिंगापुर एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का किन दो कंट्री के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर ये पड़ता है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए इन सब चीज को, ताकि मैप बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप लोग आंसर दे पाएं।
तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की तो विक्टिम ऑफ इनफोर्स, ये यहाँ पर बात की जा रही है इनफोर्स डिसअपियरेंस के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेलारूस के जो लास्ट आप लोग बोल सकते हैं जो एक डिक्टेटर हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा क्या रिकमेंडेशन दी गई है, कौन कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बातें हम लोग को जानने को मिली। इसी के साथ में एलजी और उससे रिलेटेड चीजें जानी, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो डिटेल में हम लोगों ने चीजें समझी। नेक्स्ट जो न्यूज थी वो हम लोगों ने डिटेल में जानी सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन के बारे में। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। इसी के साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। ऑल इंडिया रेडियो और भी कई सारी न्यूज यहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। हर जगह वीर तालियान के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी हैं तो ही कनेक्ट होइएगा, स्पेशली यहाँ पर जाकर आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कनेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पर इसके साथ में तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जब भी टाइम मिले संडे सैटरडे में किसी को जरूर पढ़ाइए, दिल से आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।